सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसका पुनर्गठन किया गया है। नाउ ये जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान और राजनीति दोनों से जुड़ता है। यहाँ पर संविधान भी है और भारत की सामान्य केंद्र और राज्य का जो संबंध है उससे भी जुड़ता है। ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतर्राज्यीय परिषद। अनेक बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और ये जुड़ता है करंट अफेयर्स से, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से, और केंद्र राज्य संबंध से भी। ये पूरी तरह उसी का ही टॉपिक है और यूपीएससी, बीपीएससी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जुड़ता है। सीधे सीधे मैं बात करता हूं अब इस टॉपिक के बारे में। तो गृह मंत्रालय की दिनांक 19 मई 2022, जस्ट कुछ चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का पुनर्गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बन गया, क्योंकि इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इसलिए अब ये मेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जानना चाहेंगे कि क्या है अंतर्राज्यीय परिषद, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। संविधान में इसका उल्लेख है, अतः इसका संवैधानिक प्रावधान है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का। यह इंपॉर्टेंट बात है जो समझने के लिए है। और ये आर्टिकल है 263 और उसी के तहत 28 मई 1990 को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अब कौन कौन लोग इसमें होते हैं, तो पहली बात तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देता है, और केंद्र राज्य के बीच सहयोग और संवाद के लिए काम करने वाली जो ये अंतर्राज्यीय परिषद है उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो 5 तरह की बातें समझिए, इसमें 5 टाइप्स के इसमें लोग होते हैं। सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और एक्स ऑफिसियो होते हैं, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, ये भी एक्स ऑफिसियो। हर राज्य का मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो वो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होगा। इसके अलावा जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, जैसे पुडुचेरी हो गया, यहाँ पर विधानसभा है। बाद में तो जम्मू में भी विधानसभा बनने की बात है, तो वहाँ के भी मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा नहीं है, जैसे दमन दीव, अंडमान निकोबार, और ये सब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा नहीं है, 4 नंबर, वहाँ के प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो एलजी हो या सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर हों, वो मेंबर होंगे। और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होता है। कैबिनेट रैंक का 6 मंत्री, और इन 6 मंत्रियों को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। और अभी जो करंट अफेयर्स का ये टॉपिक बना है वो 5 नंबर में बना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मनोनीत किया है कि ये 6 मंत्री कौन कौन से होंगे। अब ये आप एक समझिए, काइंड अटेंशन, ध्यान देने की बात है कि 1990 के राष्ट्रपति के आदेश को 19 जुलाई 1990 के आदेश और 24 दिसंबर 1996 के आदेश के द्वारा 2 बार संशोधित किया गया है। अब आप समझ लीजिए, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस राज्य के राज्यपाल को अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया जाता है, इसका प्रावधान है। और अन्य केंद्रीय मंत्रियों में क्रमशः परिषद और अस्थायी आमंत्रित के अध्यक्ष द्वारा नामांकन, ये 2 प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय परिषद में केंद्रीय मंत्री तो 6 होते ही है कैबिनेट रैंक के, इनवाइटेड मेंबर भी होते हैं जिसे कहते हैं आमंत्रित सदस्य। ये 6 कैबिनेट को छोड़कर अन्य मंत्री भी केंद्रीय मंत्री होते हैं, जिसे
आमंत्रित सदस्य, अस्थाई आमंत्रित, और एक होता है सदस्य और एक होता है अस्थाई आमंत्रित सदस्य। ये दोनों प्रावधान में बदलाव करके किया गया। 1990 और 96 के आदेश द्वारा संशोधन किया गया है। कमोबेश आप यही समझिए, ये जो 1 to 5 जो दिया हुआ है, और इसके अलावा इसमें जो 6 मंत्री होते हैं, इसके अलावा जो इनवाइटेड भी होते हैं, आमंत्रित भी 6 के अलावा होते हैं। और यहीं पर अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 19 मई का, उसमें इसी का नॉमिनेशन किया गया है कि कौन कौन लोग होंगे। 19 मई 2022 की जो अधिसूचना हुई है, उसके तहत 6 केंद्रीय मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में अस्थायी सदस्य होंगे, यानी कि फुल टाइम मेंबर होंगे। जिन केंद्रीय मंत्रियों को अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य बनाया गया है, उसमें राजनाथ सिंह जो कि अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण फाइनेंस है इनके पास, नरेंद्र सिंह तोमर हैं एग्रीकल्चर है इनके पास, वीरेंद्र कुमार और हरदीप सिंह पुरी, ये 6 कैबिनेट मंत्री अस्थाई सदस्य हैं। और यही मैं कह रहा था कि जो 6 अस्थाई सदस्य होते हैं, पॉइंट नंबर 5, यही पॉइंट नंबर 5 का यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और एक बात और मैंने बताया कि इसके अलावा अस्थाई आमंत्रित भी होंगे, यानी फुल टाइम इनवाइटेड, माने उनको अलग से इनवाइट किया गया है 6 के अलावा। इसमें 10 केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें नितिन गडकरी हो गए, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विन वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और भूपेंद्र यादव। इनको अस्थाई आमंत्रित सदस्य, फुल टाइम या परमानेंट इनवाइटेड मेंबर बनाया गया है। और इसकी अधिसूचना जारी हुई है 19 मई 2022 को। लेकिन मैटर यहीं तक नहीं है, अभी एक से एक फैक्ट आएगा अगले स्लाइड में, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़ता है। इसके अलावा पूछता है कि अस्थाई समिति भी होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, अस्थाई समिति, ये भी जानिए कि इसका भी पुनर्गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का एक अस्थाई समिति होता है। चूंकि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक तो कभी कभी होती है, लेकिन अस्थाई समिति की बैठक अक्सर होती रहती है। अब इस अस्थाई समिति का भी पुनर्गठन किया गया है, और अस्थाई समिति के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। अभी वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए वो अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थाई समिति के अध्यक्ष हैं। और इसमें अमित शाह सहित 13 सदस्य हैं, यानी अमित शाह और 12 अन्य सदस्य। समिति में शाह के अलावा 4 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। यानी ये छोटा ग्रुप है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद में तो सभी लोग हैं। उसकी बैठक यदा कदा होती है, साल में 1 बार मैक्सिमम, या 2 बार हो सकती है जब प्रधानमंत्री चाहें, अध्यक्ष हैं। लेकिन जो अस्थाई समिति है अंतर्राज्यीय परिषद की, उसकी बैठक गृह मंत्री के द्वारा बुलाई जाती रहती है। और इसमें 8 राज्यों के सिलेक्टेड 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। अब अस्थाई समिति के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतर्राज्यीय परिषद के अस्थाई समिति के सदस्य हैं। अब अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने कहा इसका काम देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पर केंद्र और राज्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में समन्वय हो रहा है, संवाद हो रहा है, मतलब संवाद का एक मंच है, एक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, डिस्कशन। और जो मुद्दे हैं केंद्र और राज्य के लिए, उनके विकास के लिए, या जो कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के मुद्दे हैं, उनको बातचीत के माध्यम से समाधान कीजिए। यही तो सहकारी संघवाद है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने की बात करता है अंतर्राज्यीय परिषद। इसकी नियमित बैठकों का आयोजन करके परिषद और क्षेत्रीय परिषद को सक्रिय बनाता है। क्षेत्रीय परिषद की चर्चा मैं आगे करूंगा। अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थाई समिति के पास अंतर्राज्यीय परिषद के विचार के लिए निरंतर परामर्श और प्रक्रिया के मामले होते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों पर, जहां भी सेंटर स्टेट का कोई भी आएगा, अंतर्राज्यीय परिषद में विचार से पहले अस्थाई समिति में चर्चा की जाती है। मैंने बताया कि अस्थाई समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तो सबसे पहले अस्थाई समिति में ही सदस्य चर्चा होगी, क्योंकि उसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। और तब वो मामला जाता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसमें। तो ये समझने की बात है, क्योंकि इस पर फुल क्वेश्चन आता है कभी कभी। अस्थाई समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने की निगरानी भी करता है। अब अस्थाई समिति का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ये किसकी अस्थाई समिति है? अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थाई समिति है। और अध्यक्ष
या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर अस्थायी समिति विचार करती है। मैंने अस्थायी समिति समझिए तो रेगुलर इसकी बैठक होती रहती है, जैसे कैसे है कैबिनेट, उसकी अक्सर बैठक होती है और मंत्रिपरिषद की बैठक यदा कदा होती है, वैसे ही समझिए कि कैबिनेट है अस्थायी समिति अंतर्राज्यीय परिषद का। अस्थायी समिति यदि आवश्यक हो संबंधित विषय पर विचार विमर्श करते हुए विशेषज्ञों और अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी उनके विचारों का लाभ उठाने के लिए उनको बुलाती है और इस प्रकार एक तरह से एक्सपर्ट ओपिनियन देती है अंतर्राज्यीय परिषद के विचार के लिए। अब भारत का संविधान क्या कहता है केंद्र राज्य संबंधों के विषय में, जहां तक अंतर्राज्यीय परिषद का बात है तो भारत के संविधान में कैसी शासन व्यवस्था है, तो भारत का संविधान एक संघीय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है और वो संविधान रिजिड भी है, यानी इतनी जल्दी से संशोधन नहीं हो पाता जहां तक केंद्र और राज्य का मामला बनता है। और भारत में दोहरी स्तर की सरकार व्यवस्था है, डुअल पॉलिटी है, एक केंद्र स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर है और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी है। और केंद्र राज्य के बीच में कोई अगर इशू आ जाए, विवाद हो जाए, तो उसके लिए एक फेडरल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है जिसकी मूल अधिकारिता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब केंद्र और राज्य के बीच में अनेक इशू आएंगे ही आएंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो भी है क्षेत्र उनको सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकार के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण किया है। मैंने कहा डिवीजन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब ये क्या है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसका प्रावधान संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा रेजुडरी पावर्स भी हैं जिसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, ये संसद में निहित है। इसी के तहत अगर आप देखें तो चूंकि केंद्र और राज्य ये संघ के दो पहिए हैं और दोनों पहिए ठीक से चलें तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों के बीच में एक मंच तो होना ही चाहिए। तो संविधान ने प्रावधान किया है 263 अनुच्छेद के तहत कि एक अंतर्राज्यीय परिषद होगा, इंटर स्टेट काउंसिल, और न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग हुआ था। ये एक आयोग गठन हुआ था 1988 में, अपनी रिपोर्ट दिया था और रिपोर्ट में क्या कहा था कि 263 के अंतर्गत स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद को अस्थायी बना दिया जाए। आज की तारीख में अस्थायी नहीं है, कभी इसका गठन होता है, कभी नहीं होता है, कभी बैठक होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन आर.एस. सरकारिया ने रिकमेंडेशन किया था कि इसको अस्थायी बना दिया जाए और उसका अंतर्राज्यीय परिषद से नाम बदल कर दिया जाए अंतर सरकारी परिषद, यानी इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कर दिया जाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका रिकमेंडेशन कौन दिया था। और इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल को सामाजिक आर्थिक योजना और विकास के अतिरिक्त अनुच्छेद 263 के खंड बी और सी में जो दायित्व हैं उसको दे दिया जाना चाहिए। बहरहाल अंतर्राज्यीय परिषद का नाम तो नहीं बदला, वही है। सरकारिया कमीशन की इस सिफारिश के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति ने सबसे पहले 28 मई 1990 के आदेश के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया और इसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बार गठन हुआ 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति का यह आदेश था और इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। अब यह अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य और केंद्र और संघ के बीच संबंधित मुद्दों पर एक परामर्शदात्री निकाय है। ये एडवाइस करता है केंद्र और राज्य के मुद्दों पर कि कैसे केंद्र और राज्य दोनों का अच्छे से विकास हो और उनके बीच में जो हॉन्टिंग इश्यूज हैं, मामले हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, उनका समाधान कैसे हो, इस पर यह रिकमेंडेशन करता है। तो यह भी पूछता है कि ये एक परामर्शदात्री निकाय है, यानी कि अनुशंसा देती है, रिकमेंडेशन देती है कि कैसे क्या किया जाना है। ये एक पूर्णकालिक संवैधानिक निकाय नहीं है। मैंने कहा ये परमानेंट बॉडी नहीं है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है। जब राष्ट्रपति चाहें, अभी तक 2 बार 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ है इसका 1990 के बाद से, तो इसलिए ये फुल टाइम परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। परंतु यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तब राष्ट्रपति कभी भी इसे स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इसे पूर्णकालिक नहीं कहा गया। हालांकि एक संवैधानिक निकाय के रूप में है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। और एक इंटर स्टेट काउंसिल का महत्व क्या है, तो संवैधानिक समर्थन है।
और केंद्र सरकार के सहयोग हेतु अन्य मंचों के विपरीत जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसको संवैधानिक समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है 263 में, और इस प्रकार राज्यों की स्थिति मजबूत करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अंतर्राज्यीय परिषद का महत्व है, क्योंकि संविधान का बैकअप है, इसको संविधान के प्रावधान है इसको स्थापित करने के लिए। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रमोट करता है। केंद्र और विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल हैं और उसमें विवाद हो सकते हैं, इसलिए संवाद और वार्ता हमेशा बनी रहनी चाहिए, और इसी को ये प्रमोट करता है अंतर्राज्यीय परिषद। तो संघवाद को तो बढ़ावा दे रहा है, सहकारी संघवाद को। इस प्रकार इंटर स्टेट काउंसिल राज्यों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आसानी से एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं और समाधान भी तलाशते हैं वार्ता के द्वारा। राज्य दो राज्यों के बीच में आपस में और केंद्र राज्य से संबंधित विवादों का समाधान भी होता है। इनके द्वारा 2015-16 में क्रमशः 82 और 140 मुद्दों का समाधान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक मुद्दों का समाधान किया जा चुका है अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट बात समझना है। डिसीजन मेकिंग में भी ये विकेंद्रीकृत बनाता है, डिसेंट्रलाइज करता है कि कैसे निर्णय किया जाना चाहिए, ये नहीं कि दिल्ली में बैठकर केवल काम हो। अधिक विकेंद्रीकृत राजनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वार्ता की आवश्यकता होती है। इस दिशा में अंतर्राज्यीय परिषद का पहला महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को अधिक जवाबदेही बनाता है, ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक तरह से, क्योंकि वार्ता और चर्चा हेतु एक मंच होने के कारण यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को अपने कार्यों के प्रति और जवाबदेही बनाती है, ये भी इसका महत्व है। और एक सुरक्षा वल्व की तरह है, सेफ्टी वॉल्व। इसका काम क्या है कि अगर केंद्र राज्य के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाए या अविश्वास हो जाए तो उसको दूर करने का मंच प्रदान करती है। ये हमेशा समस्या का वैसे समाधान नहीं कर पाती, पर फिर भी एक सुरक्षा बल्ब के रूप में ही है, डिस्कशन तो प्रदान करता है। अब अंतर्राज्यीय परिषद मैंने बताया तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, और मैंने ये भी बताया कि अंतर्राज्यीय परिषद का एक अस्थायी समिति होता है जिसको गृह मंत्री अध्यक्षता करते हैं, और अस्थायी समिति की सिफारिशें फिर जाती है अंतर्राज्यीय परिषद के पास। लेकिन जानिए कि एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है, रीजनल काउंसिल, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ये संविधानेतर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्षेत्रीय परिषदें। कैसे समझिए इस बात को, और केंद्र राज्य संबंध से ये भी जुड़ता है। राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करना है, आपस में राज्य बातचीत करें, केंद्र और राज्य बातचीत करें, और इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल का गठन कैसे किया गया है। मैंने पहले पॉइंट में बताया कि ये संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंतर्राज्यीय परिषद कैसा है, संवैधानिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, जिसका उल्लेख ऑलरेडी है संविधान के अनुच्छेद में, ठीक है, 262 में, 262-63 में, लेकिन इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये कैसा बॉडी है क्षेत्रीय परिषद, तो संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और चूंकि ये एक्ट के तहत बना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसलिए क्षेत्रीय परिषद को आप कह सकते हो कि ये सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दोनों बात फिट बैठती है। क्षेत्रीय परिषद का क्या काम है, तो आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मामले पर विचार विमर्श करके ये रिकमेंडेशन देता है। तो ये भी बहुत सहयोग करता है और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में गुडविल को डेवलप करने के लिए। क्षेत्रीय परिषद आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांसपोर्टेशन है, अनेक ऐसे कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे पर केंद्र और राज्य की सरकारों को रिकमेंडेशन देता है, सलाह देता है, मशविरा देता है। और इनका वर्तमान में जो गठन है तो अलग अलग है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जे&के और लद्दाख शामिल है। तो एक हो गया उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसमें उत्तर के भारत के मैप में अगर देखें तो ऊपर के सब हो गए नॉर्थ में। एक मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। पूर्वी में क्षेत्रीय परिषद में हो गया बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में हो गया गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, संघ क्षेत्र, दमन दीव, दादर नागर हवेली। और दक्षिण में आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ क्षेत्र पांडिचेरी, ये सब शामिल है। तो कुल मिलाकर
कितने क्षेत्रीय परिषद हो गए? 1 उत्तर क्षेत्रीय परिषद, 2 मध्य, 3 पूर्वी, 4 पश्चिमी और 5 आपका हो गया दक्षिणी। यानी कुल मिलाकर 5 क्षेत्रीय परिषद भारत को बांट दिया गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक मध्य है। और जो राज्य जहां पर हैं उनको किया गया है, इनकी बैठक होती रहती है और ये भी मुद्दा करता है। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत होता है और ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है। और कितना है? तो टोटल 5 है। और जो क्षेत्रीय और जो मैंने बताया यहाँ पर कि इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन संविधान से इसका बैकअप है, क्योंकि 263 में इसका उल्लेख है, 263 में इसका उल्लेख है। 28 मई 90 को पहली बार गठित हुआ और पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को। कैसा बॉडी है? परामर्शदात्री यानी रिकमेंडेटरी बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और RS सरकारिया ने इस पर सिफारिश भी की थी 1988 में और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर ये बना भी था। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है एक तरह से। तो ये समझना है कि इंटर स्टेट काउंसिल का अभी क्या है कि पुनर्गठन हुआ है। और एक अस्थायी परिषद है, तो अस्थायी परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। इसमें 13 सदस्य हैं आज के डेट में गृह मंत्री को मिलाकर। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 8 राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है, जो मेन बॉडी है, जिसमें सभी राज्य के CM हैं, मैंने बताया था यहाँ पर अभी आपको कि इसमें PM हैं, अध्यक्ष हैं, सभी राज्य के सदस्य, विधानसभा वाले, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सदस्य, और बिना विधानसभा वाला में प्रशासक होता है। और इसमें केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री भी होते हैं। वर्तमान में 6 मंत्री हैं और 10 अन्य केंद्रीय मंत्रियों को विशेष आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर यह सूचना हो। और इसीलिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय संविधान राजनीति का है, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़ता है। इसको बढ़िया से देख लीजिए। कोई डाउट होगा स्वागत रहेगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।